हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नंबर ऑफ द चार्जेस। क्लियर। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। जैसे आपको पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के कुछ न्यूमेरिकल्स प्लस में जो अपने टॉपिक हम आज करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ये वर्ड आप सभी ने पहले सुना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो मान लीजिए, देखिए कि हमारे पास एक चार्ज है दैट इज प्लस क्यू। क्लियर। एक पॉजिटिव चार्ज है अपने पास। वैसे ऑलरेडी आपको इसके बारे में एक आइडिया है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत आप इसके बारे में कर चुके हो। तो प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास मैंने एक और चार्ज रखा, उसको मैं क्यू नोट नाम दे देता हूं। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज है जो कि मैंने इसके पास रखा। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं इस चार्ज को इसके नजदीक लेकर के आता हूं, इस चार्ज के नजदीक इस चार्ज को लेके आऊंगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिलहाल सपोज कीजिए ये भी पॉजिटिव चार्ज था और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये ऐसा चार्ज है जो कि बहुत बहुत स्मॉल है, मतलब इसकी वजह से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना छोटा है ये, इसकी वजह से दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरे की वजह से इसके ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज जो है बहुत बहुत छोटा है। केवल हमने इसको टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है, केवल और केवल टेस्टिंग के लिए, इसीलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज भी बोल देते हैं इसको। क्या बोल देंगे, टेस्ट चार्ज। means very very small positive charge which do not have any effect on the other charge, जिसकी वजह दूसरे चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सभी चार्जेस का इसके ऊपर असर जरूर पड़ता है। क्लियर। तो ये हमने टेस्ट चार्ज कंसीडर किया, बहुत स्मॉल और पॉजिटिव है। तो जब हम इस चार्ज को इसके पास लेकर आएंगे, देखिए जब ये दूर था तब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे इसके नजदीक आने लगा तो हमने नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन हो रही है, मतलब ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। अब ऐसा क्यों, दूर था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे नजदीक आया तो क्या होने लग गया, ये इसको रिपेल करने लग गया। जैसे सुना होगा ना, ये अपन का इलाका है। क्लियर। ये कहते हैं ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में नहीं आना। ये क्या बोला, इलाका तो कुत्तों का होता है। क्लियर। तो देखिए, अब इसका जो एरिया है, इसके चारों ओर का एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर अगर कोई और दूसरा चार्ज आता है तो ये उसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसी एरिया को, जो इसके चारों ओर का जो एरिया है, जो स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। कोई लिखने की ऐसे स्पेशल यहां पर जरूरत नहीं है, केवल इसको समझो, इसकी फील्ड लेनी है आपने। द स्पेस अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के चारों ओर वो स्पेस इन विच द अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है ड्यू टू दिस चार्ज, दैट स्पेस इज कॉल्ड, उस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये कुछ सेंस समझ में आई। तो अब देखिए, कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था कि अगर इन दोनों चार्जेस को हम पास पास रखते हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कितना होगा, दैट इज के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। ये आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो। तो अगर देखिए इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो F अपॉन क्यू नॉट दैट इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या है ये, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो देखिए मतलब कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाता है इसको। इसकी वैल्यू कितनी आई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो कॉमन सी बात है ना, यही तो होगा कि एक चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, वही अगर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एक चार्ज तो इसका मतलब वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अगर फोर्स कम लग रहा है एक चार्ज पर तो इसका मतलब वहां फोर्स कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को की स्ट्रेंथ को मापने के लिए हमने फॉर्मूला रखा फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। हर एक यूनिट चार्ज द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला है बेटा के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। क्लियर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। कैसी क्वांटिटी है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। तो चलिए इसकी डायरेक्शन समझते हैं क्या होती है। जो पॉजिटिव चार्ज है उससे दूर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज डायरेक्ट अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बिल्कुल दूर चारों डायरेक्शंस में ये इसका इलाका है। क्लियर है। तो ये चारों तरफ जो है अपने, अब जैसे इससे हम नजदीक आते हैं तो फोर्स ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते हैं तो कम, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर। तो मतलब कि जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता चला जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो पहले तो आपने ये फॉर्मूला नोट करना है और उसके बाद ये देखिए मैंने क्या बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर होती है। ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज था। क्लियर। पॉजिटिव से दूर है तो जाएगी कहां, नेगेटिव के पास जाएगी। तो मान लीजिए अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है अब की बार, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, away from the positive and towards the negative। और किसकी तरफ हो रही है ये डायरेक्शन, नेगेटिव की तरफ हो रही है। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और फॉर्मूला आ गया इसका इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट। ये हमने लिखा है किसके टर्म में, स्केलर, यानी केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। अगर हम इसको वेक्टर टर्म में लिखते बेटा तो क्या लिखना था हमने, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो सिंपली स्केलर था, मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर में लिखना है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें आर कैप लगाना पड़ेगा। क्लियर। और इस आर कैप को अगर रिमूव करना है तो क्या होता है, दैट इज आर वेक्टर डिवाइड बाय आर। तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर की पावर 3। क्लियर है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि जब भी देखो ये मैग्नीट्यूड में हो गया, अगर वेक्टर में पूछा जाए आपसे वेक्टर टर्म में तो यहां पर आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। और क्यू नॉट क्या है, चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। इसकी एक यूनिट और है बेटा, वो हम बाद में समझेंगे कैसे है, लेकिन फिलहाल आप उसको नोट कर लीजिए, वोल्ट पर मीटर। दूसरी यूनिट इसकी क्या है, वोल्ट पर मीटर, और एक यूनिट है इसकी न्यूटन पर कूलम। क्लियर। तो पहले इसको यहां तक नोट कीजिए। तो देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए एक चार्ज है क्यू, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट आर, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्क्वायर है तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। क्लियर है। तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस आर। मींस यहां पर आप लिख भी सकते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। क्लियर।
तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखिए कई बार एक क्वेश्चन अराइज होता है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा और नेगेटिव है तो क्या होगा। देखिए अगर तो हम वेक्टर टर्म में लिखते हैं तब तो यहां पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहां प्लस में रहेगा, अगर माइनस के नेगेटिव चार्ज है तो यहां माइनस में आंसर आएगा। अगर कब, जब हम वेक्टर में बात करें। लेकिन अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं उस टाइम प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं है। हमें बात समझ में आई? उस टाइम हमें केवल ऐसे ही लिखना है डायरेक्ट। तो ये आ गया हमारा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये आएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, किस काम आता है ये। मान लीजिए एक पर्टिकुलर ये है चार्ज प्लस क्यू, क्लियर, और एक चार्ज यहां पर है Q1। मुझे पता है कि इस पॉइंट पर, R पॉइंट पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। कितनी होगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्लियर। तो एक चार्ज मान लीजिए हम यहां पर रख लेते हैं Q1, तो इसके ऊपर नॉर्मल सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स यहां पर लगेगा। पॉजिटिव है या नेगेटिव फोर्स की का नेचर उससे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इतना पता है अगर यहां पर एक चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इसकी वजह से। तो कितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे कि देखिए हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, तो इसका मतलब F इज इक्वल्स टू QE, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज। अभी यहां पर चार्ज Q1 है तो Q1 मींस F इज इक्वल्स टू K Q1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप क्या लिखोगे, इफ वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, इफ वी नो the electric field intensity at a point, then we can easily find out the force experienced by a charge placed at that point. कैसे लिखोगे, if we have a known value of electric field intensity at a point, then we can find out the force experienced by a charge placed at that point, जो कि उस पॉइंट पर रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा, मल्टीपल चार्जेस की वजह से जब सिंगल चार्ज पर हम फोर्स निकालते थे तो उसको क्या करते थे, ऐड कर देते थे सिंपली, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। उसी तरह से जब बहुत सारे चार्जेस हैं उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, उन सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जोड़ देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे, वही जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करते हैं। क्लियर? तो चलिए बेटा अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हमारे कुछ रहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाले टॉपिक से और कुछ हमारे आज वाले टॉपिक से। क्लियर? तो यहां से हम कुछ एक सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये करते हैं स्टार्ट। तो देखिए बेटा अपना क्वेश्चन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। 3 चार्जेस हैं, तीनों की वैल्यू Q के इक्वल है। एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर इनको रखा गया है, ऑफ साइड 1, हर एक की साइड 1 है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q, एक चार्ज Q पर फोर्स निकालना है, प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। पहले देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। A B C,
ए पर जो चार्ज है दैट इज Q1 और बी पर एक चार्ज है Q2 और सी पर एक चार्ज है Q3। करेक्ट, तीसरा चार्ज रखा गया है Q, कहां पर? सेंट्रोइड पर। इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर हमने एक तीसरा चार्ज रखा, इस पॉइंट का नाम देते हैं O। और कहते हैं जो साइन है Q और Q इन दोनों का सेम है, यानी कि ये तीनों चार्ज और ये चार्ज सेम नेचर के हैं, सेम टाइप का चार्ज है तीनों पर। क्लियर? तो अब देखिए जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। ये चार्ज इसको क्या करने वाला है? रिपेल करने वाला है। तो यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूं F1, सॉरी ये है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो मैंने इसको नाम दे दिया F2। अब ऐसे ही ये जो चार्ज है ये भी इसको क्या करेगा? इस चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो नीचे की तरफ, बिल्कुल ये डायरेक्शन होगी उसकी। तो इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F1। ये F2 था, ये F1। अब ये थर्ड चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है मान लो, तो ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा? बिल्कुल कुछ इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? F3। क्लियर है? तो ये तीन फोर्स आए अपने पास, F1, F2 और F3। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टोटल फोर्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें अगर जो टोटल फोर्स निकालना है ऑन चार्ज Q, तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों को ऐड कर दूंगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स F1। फॉर्मूला आपको पता है, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस क्या है बेटा? AO का स्क्वायर। लेकिन वेक्टर की टर्म में है तो हम यहां पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? AO कैप। क्लियर? यूनिट वेक्टर हो गया ना ये AO। ऐसे ही F2 वेक्टर Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन B से O, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू BO कैप। बिल्कुल कुछ इसी तरह से आएगा बेटा अपने पास F3 Q3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में ये डिस्टेंस क्या है? C से O, तो CO का स्क्वायर इनटू में CO कैप। अच्छा, अब एक बात यहां पर आप नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए कि Q1, Q2, Q3 तीनों को इसने बोला हुआ है ईच इक्वल टू Q। तो मैं यहां से 1, 2 और 3 को रिमूव कर देता हूं, क्योंकि सारे के सारे किसके इक्वल हैं? Q के। तो अब देखिए हमारे पास जो टोटल फोर्स आएगा ऑन द चार्ज Q, वो क्या होगा? इन तीनों का वेक्टर सम। तीनों को जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये क्वांटिटी हर एक में क्या है? कॉमन है। क्लियर? तो इसको जब हम नोट करेंगे तो अपने पास आएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब जरा एक बात और देखिए आप, ट्रायंगल कैसा है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में AO BO CO यानी ये डिस्टेंस इस वर्टिसिस से सेंट्रोइड का, यहां से सेंट्रोइड का और यहां से सेंट्रोइड का, ये सारे के सारे डिस्टेंस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो बेटा हम एक काम करते हैं, हम ये जो अपना डिस्टेंस है AO, ये अपना BO के इक्वल है और ये है CO, इसको मैं मान लेता हूं R। तो देखिए यहां पर आ जाएगा अपना R का स्क्वायर और साथ में क्या बचेगा अंदर? AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप। क्लियर है? तो अच्छा, अब एक बात आप यहां पर देखिए ध्यान से कि ये जो ट्रायंगल A ये है, O ये है, तो यानी कि इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हुई AO कैप।
अब ऐसे ही आपका ये है बी ओ कैप कुछ इस डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये हो गया आपका बी ओ कैप, और सी से ओ कुछ इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये डायरेक्शन में, ये हो गया आपका सी ओ कैप। अब तीनों ट्रायंगल में, तीनों के तीनों वेक्टर्स में क्या है, एंगल सेम है, और तीनों क्या बना रहे हैं, साइक्लिक ट्रायंगल बना रहे हैं, इस तरह से कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए इन तीनों का सम जो है वो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब ये फोर्स कितना आया इसके ऊपर, जीरो। तो यानी कि टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज इज जीरो। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। 3 point charges plus Q each are kept at vertices of an equilateral triangle। तीन चार्ज हैं, हर चार्ज प्लस क्यू के इक्वल है, तीनों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है L, उसके कॉर्नर्स पे रखा गया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज केप्ट एट द सेंट्रोइड, जो कि इसके सेंट्रोइड पर रखा गया है, ताकि चार्जेस एट वर्टिसेस रिमेन एट रेस्ट। जो वर्टिसेस पे चार्ज है वो रेस्ट पर रहे। जरा एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, और जो इससे पहला क्वेश्चन करवाया था वो एनसीईआरटी क्वेश्चन था। क्लियर? एनसीईआरटी भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा अपने पास एक ट्रायंगल है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? ये इसका वर्टिस ए, ये बी और ये सी, तीनों पर एक एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू प्लस क्यू है तीनों पर। क्लियर? तो अब जरा देखिए, मान लीजिए यहां पर इसका है सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को हम नाम दे देते हैं जी। ओके जी, हाँ जी, थैंक यू जी। तो ये बेटा यहां पर चार्ज रखा, ये पॉइंट है जी, जहां पर हमने चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी प्लस क्यू नहीं, क्यू चार्ज है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी और इसका साइन कैसा होगा। तो अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो बी चार्ज है, ये बी पॉइंट पर, वो यहां पर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, क्योंकि ये सेम नेचर के हैं, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, कुछ इस तरफ करेगा। तो ये इसको हम मान लेते हैं बेटा एफ ए बी, फोर्स ऑन द ए ड्यू टू बी। अब ऐसे ही या ये जो चार्ज है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, और इसकी डायरेक्शन भी कुछ ऐसे होगी। तो कितनी डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी, दैट इज एफ ए सी, फोर्स ऑन द ए ड्यू टू सी। तो अब एक काम करते हैं हम, जैसे ये जो फोर्स है यहां पर एक पहले वर्टिकल लाइन खींचिए। इस फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक इधर और एक इधर। क्लियर? ये जो फोर्स है एफ ए बी, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ऐसे ही जो ये फोर्स है इसको भी एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। क्लियर? पहले आप एक बात समझिए, ये जो एंगल है ये कितना है, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल कैसा अपना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये सारा एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा ना, अपोजिट में। तो ये इसको बीचों बीच में से डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी अपना कितना है, 30 डिग्री। ये चीज बताइए पहले, समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो, अच्छा देखिए अपना ये जो फोर्स है एफ ए बी, इसका मैग्नीट्यूड और एफ
ए सी, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। कैसे, जरा फाइंड आउट करते हैं। देखिए एफ ए बी, ये कितनी होगी इसकी वैल्यू अपनी, दैट इज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये डिस्टेंस कितना है, एल, तो एल का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, यहां पर वेक्टर में है ना, तो हम यहां पर साइड में डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। अलोंग बी से, देखिए ए पर फोर्स लग रहा है, बी से ए, बी से ए की तरफ, अलोंग बी ए। सिमिलरली एफ ए सी, दैट इज Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि ये साइड भी L, ये भी L, ये भी L, तो L का स्क्वायर। लेकिन अब की बार डायरेक्शन क्या हो गई, अलोंग C से A की तरफ, सी ए। तो मैग्नीट्यूड में देखिए इसकी वैल्यू तो सेम है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये मैंने मान ली बेटा किसके इक्वल है, अपनी F के इक्वल है। तो चलिए अब देखिए अपना आ गया, ये भी एक दोनों की वैल्यू आ गई, एफ ए बी और एफ ए सी। तो अच्छा एक चीज देखिए, मैं ये फोर्स है अपना, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, अलोंग द हॉरिजॉन्टल और अलोंग द वर्टिकल, मतलब दो कंपोनेंट में तोड़ लीजिए। जहां पर एंगल थीटा है इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा अपना एफ ए बी कोस 30, और ये हो जाएगा एफ ए बी साइन 30, और ये क्या हो जाएगा एफ, ये बड़ा कंपोनेंट, ए सी को तोड़ा इसमें और इसमें, एफ ए सी साइन 30, क्योंकि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कोस थीटा लिखते हैं। तो दो बार एरो लगाई गई है, क्यों, एक इसके कंपोनेंट के लिए और एक इसके कंपोनेंट के लिए। तो इसको मैंने नाम दे दिया एफ ए सी कोस 30 डिग्री। क्लियर है। अब देखो एफ ए बी लिख लो मैग्नीट्यूड में, या एफ ए सी लिख लो, वो तो सेम रहेगा। तो यानी ये और ये कंपोनेंट अपोजिट हो गए, इक्वल हो गए, तो ये तो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आया ए के ऊपर, वो ऊपर की ओर आएगा, ये वाला कंपोनेंट। तो एफ ए बी कोस 30 और एक एफ ए सी कोस 30, दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है ना, ये इनको तोड़ दिया इन कंपोनेंट्स में, ये तो ऊपर ऐड हो गए दोनों, और ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। सो द टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट ए, जो चार्ज क्यू है पॉइंट ए पर, उस पर टोटल फोर्स कितना होगा, ड्यू टू द चार्ज एट बी एंड सी, जो चार्ज बी पर और सी पर है, इनकी वजह से इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू, अब इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, एफ ए सी कोस 30 प्लस एफ ए बी कोस 30, यानी कि ये भी एफ ये भी एफ, दोनों एफ के इक्वल हैं। तो एफ कोस 30 एफ कोस 30, यानी कि 2f कोस 30 डिग्री। क्लियर। पहले इसको यहां तक आप नोट कीजिए। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जो अपना एफ ए बी है प्लस एफ ए सी, यानी कि ये जो टोटल फोर्स आया था अपना 2f कोस 30। अब f की वैल्यू क्या है, यही है क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन l का स्क्वायर इंटू में कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 की वैल्यू देखिए आपकी क्या होगी, √3/2, तो 2 इंटू में √3/2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन l स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 कैंसल, √3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन l स्क्वायर, यानी कि इन दोनों फोर्स का जो टोटल सम है वो कितना आया, इसके इक्वल आया अपना। और इसकी डायरेक्शन क्या है,
जी से ए की तरफ, यानी ऊपर की ओर है ना, बिल्कुल सीधी ये डायरेक्शन है ये वाली। तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, अलोंग जी ए, यानी कि हमने डायरेक्शन को मेंशन कर दिया है कि इन दोनों का जो सम है इतना आया और उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द जी ए, यानी कि ऊपर की तरफ। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए हमें क्या बोला गया है कि यहां पर हमने एक चार्ज रखना है सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड पर एक चार्ज रखना है, दैट इज क्यू। क्लियर? इसके वजह से भी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। तो फोर्स ऑन द क्यू एट ए ड्यू टू द चार्ज क्यू एट जी, जो चार्ज क्यू रखा है जी पर उसकी वजह से इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि फोर्स ऑन द ए ड्यू टू जी दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ये फोर्स अपना कितना आएगा, क्यू क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इस ए जी का स्क्वायर, ए से जी का स्क्वायर है ना। और डायरेक्शन क्या है इसकी, देखिए चलो डायरेक्शन नहीं हम बताते अभी, केवल पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब ये देखिए ए से जी, ये सेंट्रोइड वर्टिसेस से, कॉर्नर से सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है दैट इज L बाय रूट 3। कितना होगा, L बाय रूट 3, ये भी L बाय रूट 3, ये भी L बाय रूट 3, ये भी L बाय रूट 3। तो हम यहां पर लिख देंगे L बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो अपने पास आंसर आ गया बेटा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 और ऊपर जाके मल्टीप्लाई में L का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास फोर्स ऑन द ए ड्यू टू जी। अच्छा एक बात देखिए आप, हमें बोला गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर, यानी कि अब इन दोनों ने फोर्स लगाया वो तो ऊपर की ओर था, तो इसको यहीं पर रखना है, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स नीचे की तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में उतना ही होना चाहिए जितना कि ये था। क्लियर? तो फॉर द सिस्टम, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए क्या होगा, अपना एफ ए बी प्लस एफ ए सी इज इक्वल्स टू द माइनस ऑफ, माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन है, और इक्वल भी होना चाहिए एफ ए जी। ये बात समझ में आई? मतलब कि इनके द्वारा लगने वाला ऊपर की ओर जो फोर्स है वो बराबर होगा नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के। तो ये आगे बेटा अपने इक्वल। अब इनकी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और ये भी हम यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे। इनका जो सम था अपना, ये इसकी वैल्यू ये रही रूट 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द माइनस, अब ये वैल्यू 3 क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन एल स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन कैंसल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, इस क्यू से ये स्क्वायर कैंसल। तो अपने पास क्यू की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये क्यू रूट 3, ये 3 डिवाइड में, ये माइनस इस तरफ ले आए, तो क्या है बेटा माइनस क्यू बाय रूट 3। तो ये आया अपने पास आंसर। यानी कि अगर हम सेंटर पर ये चार्ज रख दें तो हमारा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो देखिए बेटा जल्दी से करते हैं थोड़ा। अपना थर्ड क्वेश्चन है, 3 चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड L, उसके वर्टिसेस हैं A B C, एक 2 चार्ज है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू।
ये रखे गए हैं चार्जेस। फाइंड द फोर्स ऑन द ईच चार्ज, हर चार्ज पर हमने क्या फाइंड करना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो देखिए जरा, ए और बी सी के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, लेंथ है डिस्टेंस है बीच का एल स्क्वायर, यही लगेगा फोर्स। बी और सी के बीच में क्या है, वो भी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। इनके बीच में कितना है, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। क्लियर, तो क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर। तो तीनों फोर्स इक्वल है ना, इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स, तो मैंने उसको नाम दे दिया बेटा एफ। क्लियर, अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगा अट्रैक्टिव होगा ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा ऊपर की ओर, तो यानी कि इधर की ओर एक फोर्स लगा एफ। क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन बस ये होगी। अब ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल, तो इधर की तरफ फोर्स, मतलब इसने जो फोर्स लगाया वो ये था और इसने जो फोर्स लगाया वो ये था। अब ऐसे ही ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ऐसे फोर्स एफ के साथ, और ये इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा, यानी कुछ इस तरह से लगाएगा फोर्स एफ। क्लियर, और अब नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स एफ। अब ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसको ये अपनी ओर खींचेगा, फोर्स एफ के साथ। क्लियर, तो अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आ गया डायग्राम। तो यहां पर ये जो फोर्स, ये फोर्स और ये, इनका टोटल रिजल्टेंट कुछ इस साइड होगा, उसको मैं नाम देता हूं F1, और इनका भी जो टोटल रिजल्टेंट है वो कुछ इस तरफ होगा, उसको मैं नाम देता हूं F2, और इन दोनों का जो टोटल रिजल्टेंट है वो कुछ नीचे की तरफ होगा, उसको हमने नाम दे दिया बेटा F3। तो देखिए बेटा, यहां पर ये जो फोर्स है ये और ये, इनके बीच एंगल है 120। क्लियर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप कर चुके हो +1 क्लास में, तो इनका टोटल रिजल्ट ये आएगा, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ऐसे ही ये और ये, इनके बीच में भी एंगल कितना है, 120 डिग्री, इनका टोटल रिजल्ट F1। तो F1 इक्वल टू, यानी रिजल्टेंट इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा। अब ये 120 क्यों आया, देखो अंदर वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री, तो बचा हुआ बाहर का एंगल कितना, 120। क्लियर, अब इसकी डायरेक्शन जो है इनकी, क्योंकि ये भी क्वांटिटी में सेम है, ये भी उतना ही है मैग्नीट्यूड में, तो इनका टोटल रिजल्ट इनके बीच का रास्ता पकड़ेगा और ये इसके पैरेलल होगा, ये और ये डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, पैरेलल। वैसे ही ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, पैरेलल। तो इस डायरेक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूं BC, तो वेक्टर है, इधर भी वेक्टर लगाने के लिए मैंने BC कैप यूनिट वेक्टर लगाया। अब इसको आप सोल्व आउट करना, अपने आप करना, तो आंसर आएगा आपका FBC कैप। तो जिस तरह से हमारे पास F1 आया, ऐसे ही F2 भी आ जाएगा, FAC कैप। ये F है ना, F2, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी इसके पैरेलल, मतलब AC, तो ये कितना आ जाएगा अपना AC कैप। अच्छा, इसी तरह से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा F3। F3 के लिए क्या कर लेंगे, देखो इनके बीच का एंगल कितना है, ये तो 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बस यहां पर आपने केवल 60 आ जाएगा और डायरेक्शन इसकी ये रहेगी। क्लियर है, तो बीच में कोई सेंट्रोइड ना लीजिए, सेंट्रोइड की तरफ है इसकी डायरेक्शन। क्लियर, तो चलिए इसको नोट कीजिए और अपना क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कीजिए, खुद सोल्व आउट कीजिए इसको। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक से है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम। मतलब एक वाटर की ड्रॉप है जिसका मास कितना है, 10⁻³ किलोग्राम, एंड हैविंग ए चार्ज, और इसके ऊपर एक चार्ज है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, हमें इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये देखिए, ये नीचे आएगी, लेकिन इसको नीचे नहीं आने देना, हमने इसको क्या करना है, वहीं का वहीं रखना है, ताकि ये नीचे ना आए। तो हम क्या करेंगे, नीचे से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे। क्लियर, इसके ऊपर चार्ज इतना है ऑलरेडी, और ये उसका मास है, तो अगर हम यहां से एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करें, कितना करना पड़ेगा, देखिए
ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है और तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर की ओर लगा देंगे। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पर नीचे की ओर, उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि Fe हमारा इक्वल होना चाहिए Fg के। तो फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का आपको पता है Q इंटू E, और ये फॉर्मूला है अपना mg। मास आपको गिवन है किलोग्राम में, g की वैल्यू 9.8, E आपको फाइंड आउट करना है और चार्ज आपको गिवन है। तो यहां से आप E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्टेटमेंट आप पढ़ते रहना, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं डायरेक्टली क्या है। हमें दो केस गिवन है ए और बी। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्रोवाइड किया गया है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइट 1.5 सेंटीमीटर ऊपर से उसको नीचे गिराया गया, नीचे आ रहा है। क्लियर? तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया ऊपर 1.5 सेंटीमीटर हाइट से नीचे, तो कितने टाइम में नीचे गिरेगा। सेम केस एक प्रोटॉन के लिए है, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन उल्टी है बेटा। यहां पर प्लस नीचे था, माइनस ऊपर, यहां प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है, और अब प्रोटॉन आ रहा है नीचे। क्लियर है? प्रोटॉन पर प्लस ई चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज। इसके लिए भी आपने टाइम निकालना है, इसके लिए भी टाइम निकालना है। क्लियर? तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला देखिए, ये नीचे आ रहा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो F इक्वल्स टू QE, और ये फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो नीचे आते टाइम इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी, वो है A। यहां से देखिए आप, Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, M नीचे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और A ये आ गया एक्सेलरेशन। क्लियर? अब देखिए कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे आती है तो स्टार्टिंग में ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो U इक्वल टू 0, फॉर्मूला S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो S ये इधर 1/2 एक्सेलरेशन A T का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से बेटा हमने फाइंड करेंगे हम टाइम। इसको हमने इधर सोल्व किया तो टाइम की वैल्यू आई √2s/a, 2s/a। अब एक्सेलरेशन तो हमने यहां पे फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने पुट किया यहां पर, तो अपने पास ये आंसर आ गया 2, ये s है, 2s डिवाइड बाय E मल्टीप्लाई में me। यहां पे आप वैल्यूज को पुट आउट कर सकते हो। देखो डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर में बदल लो उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही, ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, किलोग्राम। तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लोगे टाइम फॉर द प्रोटॉन, सेम फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, केवल me की जगह mp आएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन आपने पुट करना है, और आप आंसर फाइंड आउट कीजिए। आंसर निकाल करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।